तो आज जिस लेक्चर को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सरप्राइज़ है। वो लेक्चर आपको कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए मोर देन गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा वीडियो अच्छा मैं अब स्टार्ट कर दूँ वीडियो को, ठीक है, लेट नहीं करूँगा। ये मेरा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पर्सन। ये जब भी ये जो राइटर है ये आंसर जब लिखा था तो उसके दिमाग में पता है क्या कैसे आंसर लिखा। सबसे पहले इस आंसर का इस आंसर को लिखते समय याद आया नॉर। नॉर को बस सिर्फ आपको पकड़ना है, नॉर। तो नॉर क्या होता है ना, नॉर को हम लोग दो क्वेश्चन को या दो नेगेटिव पॉइंट्स को यूज जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दो नेगेटिव पॉइंट्स को जब जोड़ना पड़ता है तब नॉर यूज़ होता है। तो देखिए, ही नेवर थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक नेगेटिव सेंटेंस ये हुआ। नॉर नॉर ये जोड़ दिया, डिड ही एवर ट्राई टू शो ऑफ, तो दो नेगेटिव सेंटेंस को मेरा नॉर जोड़ रहा है, ठीक है। गांधी अब नेगेटिव, सबसे पहले पॉजिटिव कमेंट होगा तभी ना आप नेगेटिव कमेंट कर सकेंगे, तो पॉजिटिव कमेंट दिखेगा, ठीक है। गांधी जी वॉज क्विट सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर, पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आपको सिर्फ यही याद करना था, अब नॉर को पकड़ लेना है, नॉर दो नेगेटिव सेंटेंस जोड़ देना है और रिजल्ट लिख देना, यह आंसर आपका तैयार हो गया। तो आपने देख लिया कि आंसर कैसे लिखा जाता है। अब इसको अगर मुझे याद अगर करवाना होगा, देखो, गांधी जी वाज क्विट सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर, ही नेवर थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, नॉर ही डिड एवर ट्राई टू शो ऑफ, दिस इज व्हाई सर्वेंट्स बिलीव हिम टू बी अनदर पर्सन। तो कितना सिंपल से हम लोगों ने आंसर याद कर लिया। हम लोगों ने सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस देखा, हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस देखा और नॉर को पकड़ा और रिजल्ट याद कर लिया, ये पूरा सेंटेंस याद हो गया। जस्ट सिंपल है ना। चलिए, अब आपको जो मैंने बोला वो आपको लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से तैयारी करके आई है कि मैंने लिख भी लिया। ये देखिए, गांधी जी वॉज क्विट सिंपल इन ड्रेस एंड मैनर, तो यहाँ पे वर्ब जो है वाज वेयर, तो वाज वेयर के साथ मेरा वर्ब फोर यूज होता है, टेंस में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा वर्ब फोर यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, हम लोग टेंस जब कोई एक्शन होगा तभी ना वर्ब फोर यूज करेंगे। जो टेंस है ना वो हम लोग का एक्शन के लिए यूज होता है, तो वाज वेयर के साथ अगर कोई एक्शन होगा तब हम लोग वर्ब फोर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ब फोर के नहीं यूज किए और एडजेक्टिव है यानी गुण को दर्शाया। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है, सिंपल रहना तो किसी का अच्छा आदत है, वो एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव का बोध हुआ, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे वर्ब फोर नहीं लगाया। ठीक है। और जो नॉर से रिलेटेड जो मैंने कमेंट किया था वो देखिए, नॉर क्या होता है, नॉर को दो नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव आइडिया को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ही नेवर थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन टू ऐड अनदर नेगेटिव सेंटेंस, इंग्लिश यूजेस नॉर। तो देख लीजिए, आप लोगों ने मैं ऐसा चीज़ बताया कि आप लोग को पता नहीं, शायद कोई बताया भी होगा ही नहीं। और ये यूट्यूब में पहला ऐसा वीडियो है जो राइटर के माइंड के ऊपर बन रहा है। यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। देखिए, अब ये देखिए, अब जो राइटर है, अब इस क्वेश्चन का आंसर को कैसे लिखा होगा। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो वो सारे प्लेसेस का जिक्र करिए जो राइटर जो है वो गांधी और शुक्ला से मिलने से पहले मतलब बीच में जाते हैं। तो राइटर जो जिस भी जगह को जाता है उसका नाम है, सबसे पहले तो गांधी जी जाते हैं पटना में राजेंद्र प्रसाद का घर, फिर मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानी का होम, चंपारण जाता है। तो इसको जब राइटर ने लिखा तो राइटर ने यहाँ पे हाउस का यूज़ किया है, और हाउस का यूज किसके लिए किया है, राजेंद्र प्रसाद के लिए हाउस का यूज किया है। और जो प्रोफेसर मलकानी का हाउस है, प्रोफेसर मलकानी के लिए इन्होंने होम का यूज़ किया। तो एक बात तो राजेंद्र प्रसाद के लिए हाउस यूज़ किया और प्रोफेसर मलकानी के लिए होम यूज़ किया। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज हम लोग हाउस और होम को हमेशा कई बार एक बार समझते हैं, बट हाउस और होम में
अंतर होता है। अंतर क्या होता है? देखो, हाउस जो होता है ना, एक फिजिकल बिल्डिंग होता है या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो होम होता है ना, वो मेरा एक फीलिंग होता है ना। तो अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस टाउन इज अ होम फॉर मी, ये जो शहर है वो मेरे लिए घर के समान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा फीलिंग जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग शहर को कभी भी हाउस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हम लोग का घर से फीलिंग नहीं होता है, होम से फीलिंग होता है। तो हाउस को हम लोग बेच भी सकते हैं, लेकिन हम लोग होम को कभी नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग, लव और सिक्योरिटी का हम लोग शेयर होता है, और ये इमोशनली जुड़ा होता है। होम इमोशनल और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जबकि हाउस जो है वो एक मटेरियल है और एक कंक्रीट का बिल्डिंग है जस्ट। और जो मैंने आपको अभी बताया, देखिए, द हाउस हैज़ 4 रूम, घर में 4 रूम है। आई फील एट हैप्पी एट होम, यहाँ पे होम फीलिंग को दर्शाता है, और जबकि हाउस जो है वो कंक्रीट का एक फिजिकल बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ आदमी रहते हैं। Why did the peasant pay the British landlords as rent, and what did the British now instead, and why, and what would be the impact of synthetic indigo on the prices of the natural indigo? तो ये जो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब राइटर ने इसके आंसर को जब लिखा था, तो उन्होंने क्या सोच करके इतने बड़े आंसर को लिखा, वो हम लोग उसका क्रिएटिव माइंड को समझते हैं। तो देखिए, द पीसेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड, पीसेंट को 15% जमीन के हिस्से में इंडिगो उगाना पड़ता था। द प्रोडक्ट वॉज सबमिटेड एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी एंड, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे राइटर ने एक पॉइंट को पकड़ा है, सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी। ये पॉइंट को सिर्फ आपको पकड़ना है और आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। कैसे? तो पीसेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन, देखो, सिंथेटिक इंडिगो को जर्मनी में उगा दिया गया, यानी इसका कुछ पहले का कहानी होगा। पीसेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, स्पष्ट किया कि इंडिगो जो है वो जमीन पे ही उगाते थे, है ना, ऑन लैंड। सब ये कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है कि कोई भी फसल को जमीन में ही उगाएगा, लेकिन फिर भी ये जानबूझ करके आंसर को लंबा करने के लिए लैंड का प्रयोग किया, है ना। वही तो बात है, समझना है। देखिए, पीसेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, 15% इंडिगो उगाता है, लेकिन ये जानबूझ करके आंसर को बड़ा करने के लिए लैंड लगा दिया। कोई फूल स्टूडेंट थोड़ी ना जिसको नहीं पता होगा कि लैंड में ही उगाए जाते हैं, लेकिन बट फिर भी देखिए, द प्रोडक्ट वाज सबमिटेड एज रेंट बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। अब जिसको उगाएगा ब्रिटिश को लैंड तो देगा, ये तो कॉमन सा बात है। द पीसेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% लैंड, और उसको सबमिट करता था ब्रिटिश। सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी। अब टर्मोइल तो यही तो आपको याद करना था ना, और बाकी 2 पॉइंट तो आपको अचानक से याद हो गया। इसलिए लैंडलॉर्ड जो था, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने उगा लिया, अब तो कॉमन सेंस है कि जर्मनी उगा लिया, तो अब तो उसको इंडिगो का जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो वही लिखा है यहाँ पे कि द लैंडलॉर्ड दस डिड नॉट नीड रेज इंडिगो ऑन दैट लैंड एनी लॉन्गर। सिंपल सा बात है। दे डिमांडेड कंपनसेशन फॉर द पीसेंट्स फॉर फ्रीइंग अप देयर इंडिगो रेजिंग एग्रीमेंट। तो अब उसको ब्रिटिश लोग, तो आप भी जानते हैं कि बहुत लालची थे, अब उन लोग को इंडिगो तो चाहिए नहीं, लेकिन हर चीज़ में अपना फायदा ढूंढते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये बहाना बनाया, मतलब कि कंपनसेशन मांगा कि हम आपको से इंडिगो नहीं लेंगे, और हम आपसे इंडिगो नहीं लेंगे, लेकिन उसके बदले वो कंपनसेशन दे दीजिए। तो क्लियर कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं। तो सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने उगा लिया, पीसेंट को 15% जमीन में इंडिगो उगाना पड़ता था। यहाँ पे जानबूझ करके आंसर को बड़ा करने के लिए लैंड का प्रयोग हो गया। फिर वो जब इंडिगो उगाएंगे तो लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देते थे, लेकिन लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने उगा लिया, तो उन लोग को तब ये जरूरत नहीं थी। तो लेकिन उन लोग तो बहुत लालची थे, तो अब इंडिगो उन लोग से नहीं लेते थे, लेकिन थोड़ा सा कंपनसेशन मांग लिया ताकि इस एग्रीमेंट से उसको मुक्त कराए। तो वही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे वर्ब थ्री को यूज, देखो एक क्वेश्चन है, द पीसेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। यहाँ पे वर्ब थ्री क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि द पीसेंट हैड टू ग्रो इन, हैड टू, जो हैड टू जो है, हैड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है,
यहाँ पे लिख दे, देखो हैड टू जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। द पेशेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, यहाँ पे वर्ब थ्री का यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब है। तो हम लोग लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी तो सीख रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट वाज सबमिटेड एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो इस सेंटेंस में कुछ की ग्रामर पॉइंट है, जैसे कि द वाज सबमिटेड का इस्तेमाल पैसिव वॉइस को दर्शाता है। देखिए आइडियोलॉजी जो मैंने बताया था आपको, सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी। तो ऑब्लिगेशन हैड टू जो होता है वो ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, ऑब्लिगेशन को। तो ऑब्लिगेशन इंडिगो को उगाते थे पीसेंट्स और दे देते थे जमींदार को, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। और लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया कि सिंथेटिक इंडिगो को जर्मनी ने उगा लिया, तो उसे अब ये नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था? इंडिगो नहीं चाहिए था, लेकिन अपना फ़ायदा तो देखा। अपना फ़ायदा के लिए उन्होंने कंपनसेशन चार्ज किया और पैसा मांग लिया, और ये फ्री बोला कि मैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको इनसे फ्री कर दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने पीसेंट्स को उल्लू बनाने की कोशिश की, उल्लू बनाया। अब इसको देखिए राइटर ने कैसे लिखा। द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट illustrate गांधी मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टांसेस ऑफ दिस मेथड लिंक टू देम विद आइडिया ऑफ सत्याग्रह नॉन वायलेंस। तो गांधी जी, देखिए यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट को पकड़ना, मतलब कि एक पॉइंट को पकड़िए और सारा आंसर आपको खुद ब खुद याद आएगा। सिंपल सा बात है। एक पॉइंट देखिए, आप लोग को एक पॉइंट पकड़ना है और उसमें से सारा पॉइंट आ जाएगा, है ना, मतलब कि और उसमें आपका ऑल पॉइंट आ जाएगा। गांधी जी हमेशा अपना कॉन्सेंस, अपना अंतरात्मा का आवाज़ सुनते थे। उन्होंने कभी भी अनैतिक कार्य यानी इमोरल कार्य को कभी वैल्यू नहीं दिया। तो ही फॉलोड दिस प्रिंसिपल ऑल थ्रू हीज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस। जब तक उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई किया तब तक इन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है। तो ही नेवर पेड एविल फॉर एविल, ठीक है। ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अरे यार ये रेस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, नॉन वायलेंस एज द अथॉरिटीज डेट क्लोज ऑन हिम। तो यहाँ पे है एक पॉइंट मिला, ही फॉलोड दिस प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस। ये पॉइंट को सिर्फ आपको पकड़ना है, पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने जो लाइन लिखा है वो प्रिंसिपल वाला, ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल? दो प्रिंसिपल का, गांधी जी का दो सिद्धांत था। पहला सिद्धांत था वो अपना कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा का आवाज़ सुनते थे, और दूसरा कभी भी वो इमोरल काम को कभी वैल्यू नहीं दिए। तो वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो अपने कॉन्साइंस का सुनते थे और इमोरल बात को वैल्यू नहीं दिया। यही दो प्रिंसिपल था गांधी जी का। और यहाँ पे आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे फॉलोड का यूज हुआ है, और पैरेलल स्ट्रक्चर एविल फॉर एविल का यूज हुआ। दिखाता हूँ मैं। गांधी जी देखो यहाँ पे देखो फॉलोड है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी फॉलोड है। ये जोड़ देने के लिए सेंटेंस में जोड़ देने के लिए प्रयोग हुआ है। गांधी जी का दो, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो दो प्रिंसिपल था। पहला तो वो अपने अंतरात्मा का बात सुनते थे, दूसरा किसी भी अनैतिक कार्य को बढ़ावा नहीं देते थे। ये दो सिद्धांत थे। और यहाँ पे पैरलिज्म का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे यूज हुआ एविल फॉर एविल, वो दुश्मनी का बदला यानी अहिंसा का बदला अहिंसा से नहीं देते थे, ये रिजल्ट था। और ये नॉन वायलेंस जो है, एविल फॉर एविल, देखो अहिंसा एविल फॉर एविल, कहीं ना कहीं दुश्मनी से दुश्मनी में विश्वास नहीं रखते थे। तो दुश्मनी में अहिंसा तो आता है, तो यहाँ पे नॉन वायलेंस बना दिया। तो एग्जामिनर एक ही चीज को घुमा फिरा करके और समझदारी रूप से लिखता है, एक ही चीज को लिखता है, एक ही फीलिंग होता है, लेकिन उसको घुमा फिरा के लिखता है। है ना। तो
एक ही चीज को यहाँ पे लिखा गया। ये इतना बड़ा आंसर जो आपको दिख रहा है कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज लिखा है, सिर्फ एक पॉइंट है, वो आपको पकड़ना है। एग्जामिनर स्टूडेंट को टाइम लॉस और रटने के लिए स्टूडेंट को टाइम लॉस और रटने के लिए मजबूर किया जाता है इतने बड़े बड़े आंसर से। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक फीलिंग को सिर्फ आपको कैच करना है, एक फीलिंग, और आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा। यू हैव टू कैच ओनली वन फीलिंग एंड होल्ड द आंसर, एंड होल्ड द आंसर इज लर्न बाय यू। ठीक है, तो अब देखिए, गांधी जी हैड ऑलवेज फॉलोड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस। गांधी जी का प्रिंसिपल था दो गो। सबसे पहले अपने अंतरात्मा का बात सुनते थे और अनैतिक कार्य को बढ़ावा नहीं देते थे। तो प्रिंसिपल को पकड़ लिया तो ये 2 पॉइंट याद हो गए, ये 2 पॉइंट याद हो गए अगर मैंने प्रिंसिपल को पकड़ लिया, यानी जो सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत का एग्जाम्पल दो। हाँ, एग्जाम्पल, गांधी जी कभी भी दुश्मनी से दुश्मनी नहीं रखते थे, और उन्होंने इसी सिद्धांत का यूज करके ये कभी भी जो जितने सारे ऑथोरिटी जिसके साथ अन्याय किया, उन्होंने कभी भी नॉन वायलेंस से जवाब तो दिया ही नहीं। और एग्जाम्पल है सत्याग्रह। देखिए, यहाँ पे इसका नीड नहीं था, लेकिन एग्जामिनर ने मतलब कि जो राइटर है उसने जानबूझ करके आंसर को बड़ा करने के लिए ये लिखा है, हिज पाथ वाज दैट ऑफ सत्याग्रह नॉन वायलेंस फॉर ट्रूथ। इसका क्या नीड था? कोई नीड नहीं था, लेकिन आंसर को इफेक्टिव और अच्छा बनाने के लिए इसको लिख दिया गया। तो डांडी वॉज अ गुड एग्जाम्पल टू ऑफ इट। तो समझ में आ गया ना? आपको सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ना, पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से आपका कॉन्साइंस और इमोशनल वाला बात आ जाएगा। फिर एक एग्जांपल देना एविल फॉर एविल, एविल फॉर एविल, दुश्मनी से दुश्मनी में अहिंसा तो आता ही है। फिर यहाँ पर नॉन वायलेंस वाला पॉइंट आ गया, दुश्मनी से दुश्मनी में अहिंसा नॉन वायलेंस वाला पॉइंट आ गया। और एग्जाम्पल ये वाला आंसर को बड़ा करने के लिए लिख दिया गया। और फिर डांडी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो एग्जामिनर एक छोटा सा, सिर्फ अब मैं आपको समराइज थोड़ा सा कर देता हूँ बाकी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये इतना बड़ा आंसर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक या मुश्किल से 2 फीलिंग होंगे। अभी तक जो मैंने बताया उसको भी मैं अभी समराइज करता हूँ। देखिए, जो अभी तक मैंने एग्जामिनर से जो कैच किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, डोंट तो मैं जो अभी तक कहना चाहता था वो बेसिकली यही था कि डोंट लर्न और रटो भी मत आंसर को, सिर्फ एक पॉइंट या फीलिंग को कैच करो, उसी से आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। मे बी 2 फीलिंग हो सकता है, बट एक पर 2 से ज़्यादा भी नहीं होता। 2 फीलिंग हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होता, ये बात हमें इतना तो श्योर है। ठीक है, तो इसका यूज़ मैंने आपको करके दिखा दिया। ये अभी तक का समरी था, है ना? अब चलिए एक बहुत बड़ा आंसर से हम लोग डील करते हैं, यही 2 बात को याद करके, मतलब आप समझ करिए। तो ये जो इतना बड़ा जो आंसर आपको दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ एक ही फीलिंग है, गांधी जी एज ए वॉरियर। तो मैं आपको पहले एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ गांधी जी एज ए वॉरियर का कहानी। तो वाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो हुआ यूँ था कि जो पीसेंट्स ने टैक्स दिया था, पीसेंट ने टैक्स दिया, मतलब पीसेंट ने कंपनसेशन दिया था, ताकि उसका जो उन्होंने जो साइन किया था इंडिगो प्लांटेशन एग्रीमेंट पे, उससे फ्री होने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसा कि 100% पैसा दिया ना, 100%, तो गांधी जी ने सिर्फ 100% नहीं मांगा, 50% मांगा। तो 50% उन लोग जब देने को तैयार नहीं होता, 25% देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये इतना बड़ा आंसर को रटने से पहले आप एक फीलिंग समझ लीजिए। इसमें फीलिंग है गांधी जी एज ए वॉरियर। तो ये देखिए, डेडलॉक, गांधी जी ये है एक एकदम वॉरियर की तरह, और गांधी जी बचा रहा है किसको? प्लांटर्स को, जो पीसेंट्स है। फिर ब्रिटिश जो है ये एनिमी है, और ब्रिटिश का जो पावर वो प्राइड और प्रेस्टीज है। ठीक है, द होल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ गांधी जी वॉज ए डेडलॉक।
ये गांधी जी के जो सामने जितना जो सिचुएशन था वो एक डेडलॉक की तरह था, लेकिन गांधी जी इस डेडलॉक इसको तोड़ना चाहते थे, है ना। तो ब्रिटिश प्लांटर्स हम तो ब्रिटिश प्लांटर जो थे, इन लोगों ने एक चाल चली। क्या चाल चली? इन लोगों ने चाल चली कि अगर कोर्ट का केस में जितना देरी करेंगे उतना फायदा, ये तो आपको पता है। तो इन्होंने सोचा कि हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम लोग 100% पैसा नहीं देंगे और ये केस बहुत लंबे समय तक चलाएंगे। तो ये इन लोगों का डेडलॉक था जो आम कोर्ट में होता है। तो इन्होंने यही चाल चला। तब गांधी जी भी बहुत चालाक थे, इन्होंने समझ लिया कि इसको कोर्ट में केस ज़्यादा समय तक चलाना है और ये 100% पैसा देने वाले भी नहीं है। तब गांधी जी जो थे वो मत बोला, इन लोग बोले कि हम 100% पैसा नहीं देंगे, इन लोग जानते थे। तब गांधी जी ने बोला कि मुझे सिर्फ 50% दे दो, 50%। तब इन्होंने वो 50% देने से मना कर दिया, नो। उन्होंने सिर्फ बोला कि हम सिर्फ 25% देंगे, 25%, ठीक। तो ऐसा बात चला। तो गांधी जी बहुत चालाक थे, बोले कि हाँ मुझे 25% भी चलेगा, यानी जो प्लांटर्स है ना इसके पीछे उसको, ओहो, ठीक है। तो इन लोग 25% में गांधी जी मान गया। तो नो डाउट कि इन लोग को नुकसान तो हुआ था पैसा में, लेकिन इन लोगों ने पहली बार केस जिताया था ब्रिटिश के खिलाफ, और जिनसे ब्रिटिश का जो प्राइड और प्रेस्टीज था ये एकदम टूट गया, है ना। और जब ये प्राइड और प्रेस्टीज टूटने के बाद जब ब्रिटिश का घमंड टूट गया तो प्लांटर्स को फ़ायदा हो गया। इन्होंने पैसा भी बचाया, समय भी बचाया, और कुछ समय बाद ये ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी मर्जी से छोड़ करके इसका स्टेट को छोड़ करके भाग गए, और बाद में ये पीसेंट जो थे वो अपने स्टेट पे फ्रीली कुछ भी प्लांट कर सकते थे। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? और देखिए एग्ज़ाम में कैसे लिखना आपको। The whole situation in front of Gandhiji was a deadlock. He wanted to break this deadlock. The British planter wanted some excuse. जो इन्होंने ब्रिटिश प्लांटर जो थे वो एक्सक्यूज दिए, नहीं हम 100% पैसा नहीं देंगे। तो गांधी जी बोला 50% दे दो, तो ये बोला कि नहीं हम सिर्फ 25% देंगे। ऐसा बोल करके वो केस को लंबा समय तक टालना चाहते थे, लेकिन बोला कि ठीक है मुझे, गांधी जी बहुत चालाक थे, बोले कि हाँ मुझे 25% भी चलेगा। तो गांधी जी ने 25% ले लिया। तो बोले कि नो डाउट कि प्लांटर्स को पैसा में घाटा हुआ, लेकिन ये पहली बार इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ को केस को जीता, जिनसे ब्रिटिश का हारने के बाद इसका प्राइड और प्रेस्टीज जो था वो टूट गया। और ये प्राइड और प्रेस्टीज टूटने के बाद अब प्लांटर्स का फ़ायदा ये हुआ कि 25% पैसा मिला, इसका समय भी बचा और पैसा भी तो बचा ही बचा। और कुछ समय बाद ब्रिटिश प्लांटर का प्राइड और प्रेस्टीज टूटने के बाद इन्होंने इसकी जगह को भी छोड़ दिया, और फिर चंपारण जगह को छोड़ दिया, और प्लांटर जो थे वहाँ पे फ्री में खेती कर सकते थे। अब इन लोगों को इसके लिए पूरा जगह अब पैसा से इन लोगों को खेती करने के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ता था। तो इतना बड़ा आंसर में सिर्फ इतना सा ही पॉइंट था। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया, बट आप लोग शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। देखिए, द होल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ गांधी जी वाज ए डेडलॉक, ही वांटेड टू ब्रेक दिस डेडलॉक समहाउ। तो गांधी जी इस डेडलॉक को कैसे भी तोड़ना चाहते थे, जो मैंने अभी बताया। ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज फॉर प्लॉगिंग द डिस्प्यूट। तो ब्रिटिशर्स लोग बहाना बनाए, जैसे कि इन लोग का आदत है। तो गांधी जी बहुत चालाक थे, वो सब समझ गए और बोला कि नहीं मुझे 50% नहीं तो 25% भी चलेगा। तो बोला ठीक है हम 25% दे देते हैं। तो इनसे क्या हुआ कि इन लोग का जो प्राइड और प्रेस्टीज था वो टूट गया। ठीक है। फिर गांधी जी ने तो प्लांटर्स को जो था वो पीसेंट, जो प्लांटर्स का मतलब यहाँ पे पीसेंट्स है, यहाँ पे ब्रिटिश प्लांटर है अलग है और एक प्लांटर है हम लोग का पीसेंट है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने प्लांटर्स जो पीसेंट जो थे वो उनको भी लगा कि उनके लिए भी कानून कुछ काम करता है, और कुछ समय बाद उन्होंने साहस किया और ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से
ब्रिटिश का प्राइड और प्रेस्टीज टूटने के बाद उनके वो एरिया को छोड़ करके चल गए, और जो अब पीसेंट जो थे वहाँ पे फ्री में इंडिगो या कुछ भी शेयर क्रॉपिंग कुछ भी बो सकते थे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। ये इतने बड़े बड़े आंसर आपको दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक इमेज होता है या सिर्फ एक फीलिंग होता है। आपको सिर्फ एक फीलिंग को कैच करना है और आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। इसमें भी फीलिंग को ही कैच करिए, ठीक है। हाउ डिड द पीसेंट हाउ डिड द पीसेंट चेंज द प्लैट ऑफ पीस, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लैट ऑफ पीसेंट एपिसोड, है ना। तो यहाँ पे एक फीलिंग है करेज का, साहस का। तो पीसेंट के पास जो था, अब वो कोर्ट का जो कोर्ट कचहरी में गांधी जी के द्वारा जीता, जिसके कारण उसमें साहस आया, और ये साहस के कारण वो ब्रिटिशर्स को हरा दिया। किसमें? लड़ करके नहीं, उन्होंने अपने अधिकार को अपने पा लिया और ब्रिटिशर्स को अपने अधिकार पा करके उसको नॉर्मली प्राइड और प्रेस्टीज को ख़त्म करके हरा दिया। तो बाद में ब्रिटिश प्लांटर्स को जो उसके जगह को छोड़ करके चले गए, और ये वहाँ पे कुछ भी उगा सकते थे, और ब्रिटिश वहाँ पे कभी नहीं आए। तो गांधी जी अपने चालाकी से ब्रिटिशर्स का प्राइड और प्रेस्टीज को तोड़ करके उसको अपनी जगह से भगा दे, क्योंकि जिस जगह पे इंसान का बेइज्जती होता है उस जगह पे इंसान प्रोबेबली शायद ही आए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने प्राइड और प्रेस्टीज, ब्रिटिशर्स के लिए प्राइड और प्रेस्टीज बहुत बड़ा था, और वो हारने के बाद कभी नहीं आए। तो ये एक फ्लो चार्ट है, देखिए फ्लो चार्ट में भी कैसे मैंने याद किया। देखो, द पेशेंट नाउ हैड अ करेज, ठीक है। तो दे हैव बिलीव दैट दे हैड राइट्स विच दे कुड डिफेंड। ग्रेजुअली द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट दिस नाउ कैन बिकम टू द पीसेंट। अब इसका स्टेट जो था वो पीसेंट्स का हो गया, ठीक है। ब्रिटिश साहस के कारण इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, और कुछ इन लोग जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो हारने के बाद कभी वापस नहीं आए, ठीक है। तो सिर्फ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फीलिंग को कैच करके और ज़्यादा से ज़्यादा एक इमेज को समझ करके पूरा आंसर याद किया। सिर्फ आपको बड़े बड़े आंसर नहीं, आपको सिर्फ फीलिंग या इम्पोर्टेंट पॉइंट कैच करना, वो सिर्फ एक होते हैं, एक। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेगा।